हेलो स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मटेरियल में क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। एज पर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी पता हो। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो ये सारे मेरे क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वन बाई वन अपन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। अच्छा देखिए, किसी भी मटेरियल का दो टाइप का प्रॉपर्टी हो सकता है। पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे ये मेरा एक मटेरियल है, ठीक है। अब मैं इस मटेरियल को देख के क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ इस मटेरियल के बारे में। मैं इसको देख के ये बता सकता हूँ कि इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है। मतलब कि जो भी चीज़ को मैं अपने आंखों से ऑब्जर्व करके बता दूँ वो उस मटेरियल का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर, शाइनिंग, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, शेप, ये सब क्या है मेरे फिजिकल प्रॉपर्टी। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी लगा के ऑब्जर्व करूं तो उसका जो प्रॉपर्टी, जो उसके बिहेवियर में चेंज होगा वो सब क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं, ये सारे मेरे क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इलास्टिसिटी, किसी मटेरियल का क्या इलास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, क्रीप, स्टिफनेस। ठीक है, तो ये सारे क्या है मेरे मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। वन बाय वन आपको हर चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। अब देखो, ये वर्ड है इलास्टिसिटी। वर्ड सुनते ही मेरे को क्या पता चल जा रहा है कि इसमें इलास्टिक के बारे में बात होगा। ये इलास्टिक क्या होता है, जब भी हम लोग इलास्टिक को सोचे तो हमारे दिमाग में सीधा ये आएगा रबर। ठीक है, जब भी कभी अपन इलास्टिक को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रबर आएगा, या तो फिर इलास्टिक वाले कपड़े जैसे कि लोअर, यही सब हमारे दिमाग में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से पता है कि कोई मटेरियल जो कि क्या हो रहा है, खिंचा रहा है, तो वो इलास्टिक है। ठीक है, हमको क्या पता है कि इलास्टिक क्या होता है, जो चीज़ खिंचाता है बचपन से। लेकिन आज अपन देखेंगे कि सही में इलास्टिसिटी होता क्या है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल गेट डिफॉर्म व्हेन लोड इज अप्लाई एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव। क्या है इसका मतलब कि कोई मटेरियल या फिर किसी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मटेरियल का शेप चेंज हो जा रहा है, बट जैसे ही मैं फोर्स हटाया वो मटेरियल वापस से अपने शेप में आ गया। थोड़ा सा बनने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग, ठीक है, सबके सब इस स्प्रिंग से कभी ना कभी तो खेले ही होंगे। देखो इस स्प्रिंग का क्या क्वालिटी है। इस स्प्रिंग में अगर मैं फोर्स लगाया तो ये क्या हो रहा है, ये मैं लगाया फोर्स तो ये खिंचा रहा है, और जैसे मैं हटा देता हूँ ये वापस से फिर से क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, दिखा, ये फोर्स लगा रहा हूँ तो थोड़ा इलांगेट हुआ, और ये मैं हटा दिया तो क्या हुआ, ये फिर से कंप्रेस हो गया और अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो यही तो मेरा इलास्टिसिटी होता है, क्या कि लोड हटाने के बाद वो वापस से अपना पुराना शेप ले ले। यहाँ तक क्लियर है? तो इलास्टिसिटी क्या हो गया मेरा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल गेट डिफॉर्म व्हेन लोड इज अप्लाइड एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव। ठीक है, इलास्टिसिटी को अपन यंग्स मॉडुलस से मेजर करते हैं। यंग्स मॉडुलस को और क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपको मैं पिछले बता चुका हूँ, हुक्स लॉ जब आपको पढ़ाया था। क्या होता है मेरा यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, जिसको ये चीज़ नहीं पता है जाके हुक्स लॉ, इससे जो पहले वाले वीडियो है उसमें मेरा एक टॉपिक था हुक्स लॉ, वहाँ से जाके देख सकता है। तो इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और स्ट्रेन मेरा क्या होता है, यूनिटलेस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हम लोग हमेशा एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको नहीं पता वो अक्सर कंफ्यूज होता ही है कि स्टील और रबर ये दोनों में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है। ठीक है, तो याद रखना, रबर कम इलास्टिक है, स्टील जो है मेरा वो ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, स्टील के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि रबर को अपन थोड़ा सा खींचेंगे तो ठीक है खिंचाएगा, छोड़ेंगे तो वापस भी पहले जैसा हो जाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा इसमें खींच दिए तो क्या हो जाएगा कि रबड़ फैल जाता है, वो वापस नहीं आ पाता, अपना पुराना शेप रिगेन नहीं कर पाता और फैल जाता है। बट स्टील ज़्यादा रिगेन कर लेता है अपना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इलास्टिसिटी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड है मेरा प्लास्टिसिटी।
प्लास्टिसिटी को थोड़ा इलास्टिसिटी से रिलेट करना, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या हो रहा था मेरा कि कोई मटेरियल जिसमें मैं क्या करता था, फोर्स लगाता हूँ तो वो डिफॉर्म हो जा रहा है, और जैसे ही मैं फोर्स को हटा दे रहा हूँ वो वापस अपना पुराना शेप ले रहा है। प्लास्टिसिटी देखो क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल गेट डिफॉर्म व्हेन लोड इज अप्लाइड बट इट इज नॉट एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, यहाँ पे एंड की जगह बट लिख दो। क्या हो रहा है इसमें, प्लास्टिसिटी में जो मेरा मटेरियल है वो वापस से अपना शेप नहीं ले पा रहा है। फिर से देखते हैं इस स्प्रिंग को, क्या हो रहा था स्प्रिंग में, जब मैं लोड लगा रहा हूँ, ये मैं खींचा तो ठीक है थोड़ा सा फैला और वापस आ गया। अब प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जा रहा है, मतलब कि जो मेरा मटेरियल है वापस अपना शेप नहीं ले पा रहा। अब इसी स्प्रिंग को देखो, अगर मैं इसमें फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगा देता हूँ, ये मैं क्या केस में थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये मैं क्या देखता हूँ कि इस स्प्रिंग में ये वापस से अपना शेप नहीं ले पाया। ये दिख रहा है ना कि ये वापस अपना शेप नहीं ले पाया, मतलब कि इसमें क्या आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो यही होता है प्लास्टिसिटी, कि अगर मैं फोर्स लगाऊं और जो डिफॉर्मेशन, मतलब अगर मैं फोर्स लगाऊं और इसमें डिफॉर्मेशन आए और जैसे ही मैं फोर्स हटा दूं तो ये स्प्रिंग अपना वापस से शेप रिगेन ना कर पाए, तो ये क्या हो जाता है मेरा प्लास्टिसिटी। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ये चीज़ एकदम याद रखना कि प्लास्टिसिटी में क्या जा रहा है, पहला तो परमानेंट डिफॉर्मेशन, और जो प्लास्टिक रीजन है, किसी भी मटेरियल का प्लास्टिक रीजन है वो इलास्टिक रीजन के बाद आता है। यहाँ देखे थे ना, जब मैं एक थोड़ा सा फोर्स लगा रहा था इसमें, जैसे मैं थोड़ा सा फोर्स लगाया था तो ये वापस अपना शेप रिगेन कर ले रहा था, बट जैसे मैं क्या किया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये अपना शेप रिगेन नहीं कर पाया। मतलब पहले मेरा क्या है, इलास्टिक रीजन तक क्या हो रहा था कि जो बॉडी है वो अपना शेप रिगेन कर ले रहा था, लेकिन जैसे ही प्लास्टिक रीजन में पहुंचे, मतलब मैं फोर्स को और बढ़ाया और अपन प्लास्टिक रीजन में पहुंचे, इलास्टिक रीजन को पार करके, तो मेरा जो मटेरियल है वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या आ जा रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की बात अपन देखते हैं अब डक्टिलिटी की। क्या होता है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब कि डक्टिलिटी किसी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस मटेरियल को एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे भाषा में बात करूं तो किसी भी मटेरियल का फेलियर से पहले कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, यही उसका क्या है, डक्टिलिटी। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है, डक्टाइल मटेरियल हैविंग एबिलिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, जाहिर सी बात है, फ्लो का एबिलिटी होता है तभी तो उसको अपन वायर के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यूनिएक्सियल होता है, जाहिर सी बात है मेरा कोई भी मटेरियल है, अब उसको मैं एक ही डायरेक्शन में खींचूंगा तब तो ये वायर बनेगा ना। अगर मेरे को वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही साइड खींचना पड़ेगा। तो इसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि वो रिगेन नहीं करेगा अपना शेप को। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यूनिएक्सियल होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन इज मोर देन 5%। अगर किसी मटेरियल में जो इलोंगेशन है 5% से ज़्यादा हो रहा है तो वो मेरा क्या है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर 5 से 15% तक होता है तो वो क्या है, सेमी डक्टाइल है, और 15% से ज़्यादा अगर उसमें इलोंगेशन आ रहा है तो क्या है, वो फुल्ली डक्टाइल मटेरियल है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर वायर, 2 बार हो गया ये, कॉपर वायर और माइल्ड स्टील। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, कॉपर वायर और माइल्ड स्टील, दोनों कॉमन एग्जांपल है। कॉपर वायर तो हम लोग देखते ही है, घर में जितने भी हमारे तार हैं सब कॉपर वायर का ही होता है। और माइल्ड स्टील, देखो स्टील का बहुत सारा ग्रेड होता है, कई टाइप के स्टील होते हैं। माइल्ड स्टील होता है, HYSD बार होता है, TMT होता है, तो अलग अलग ग्रेड का स्टील होता है। तो याद रखना, जो मेरा माइल्ड स्टील है ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। और जो अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल के लिए बनता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो फेलियर है वो बहुत लेट होगा। तो जो मेरा चौथा प्रॉपर्टी है ये है ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस को थोड़ा सा डक्टाइल के साथ कंपेयर करना, तब ये भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी सडन ब्रेक और डेवलपिंग क्रैक व्हेन इट्स लोडेड। मतलब कि किसी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसपे मैं अगर फोर्स लगाता हूँ तो वो बिना वार्निंग के अचानक से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि चौक को क्या होता है, अगर मैं चौक को खींचूँ
डक्टाइल मटेरियल में क्या हो रहा था, अगर मैं किसी मटेरियल को खींचता था तो वो खिंचाते जाता था, खिंचाते खिंचाते एक वायर के फॉर्म में हो जाता था। अब वहीं पर ब्रिटल मटेरियल में क्या हो रहा है, जैसे मान लो चौक को समझना, अगर मैं चौक कैसे पकड़ा हूँ और खींच रहा हूँ तो क्या होगा, चौक खिंचाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिंचाएगा, चौक बिल्कुल भी नहीं खिंचाएगा और क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, और टूटेगा तो उसका जो फेलियर प्लेन होगा वो कोई डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो कहीं से भी टूट सकता है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा ब्रिटलनेस क्या होता है कि सडन ब्रेक या फिर सडन फेलियर। यहां तक क्लियर है? याद रखना, क्रैक विदाउट वार्निंग, पता ही नहीं चलेगा हमको कब टूटने वाला है, बस अचानक से टूट जाएगा। यहां तक क्लियर? डक्टाइल मटेरियल में क्या होता था, जो इलोंगेशन का परसेंटेज था वो मिनिमम 5% से, मतलब कि 5% से अगर ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है कोई मटेरियल तो क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। अगर 5% से कम इलोंगेशन आ रहा है तो वो ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। ग्लास, ठीक है, चौक है, ग्लास है, कास्ट आयरन, कंक्रीट, वुड एटसेट्रा, ये सब क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। यहां तक क्लियर? तो मेरा जो अगला प्रॉपर्टी ये है मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी को भी डक्टिलिटी से थोड़ा सा कंपेयर करना, ये भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, क्या होता है, देखो डक्टाइल मटेरियल में क्या हो रहा था कि जो मेरा मटेरियल है वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अब मेलेबिलिटी में क्या होता है कि वायर के फॉर्म में नहीं, थिन शीट्स के, मतलब वायर में क्या, मैं आपको डक्टिलिटी में क्या बताया था कि जो मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था वो एक ही एक्सिस में होता था। ठीक है, जो मेरा मटेरियल था वो केवल लेंथ के डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, बाई एक्सियल, मतलब लेंथ के साथ साथ विड्थ के डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो मेलेबिलिटी में क्या होता है कि अपन मतलब किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें थिन शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा अब क्या क्या हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, मेलेबिलिटी हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे टफनेस और हार्डनेस के बारे में। तो अब बात करते हैं टफनेस और हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस और टफनेस, नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, नाम सुन के यही लग रहा है ना कि जो हार्ड है वही टफ है, दोनों एक ही चीज़ लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो जो हार्डनेस है और टफनेस, ये किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट ऑफर करता है। ठीक है, कोई मटेरियल क्या है, रेजिस्ट ऑफर करता है। हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, मतलब कि कोई मटेरियल स्क्रैच से रेजिस्ट कर रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं दो टाइप का मटेरियल ले रहा हूँ। पहला क्या ले रहा हूँ, एक मेरा मार्कर ले रहा हूँ, दूसरा चौक लेता हूँ, चौक जो अपन ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं मार्कर में क्या करता हूँ, स्क्रैच करता हूँ। इस मार्कर को अगर मैं स्क्रैच करूँगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहीं पर मैं चौक को अगर स्क्रैच करूँ तो क्या होगा, चौक का जो लेयर है वो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, चौक का पाउडर झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, जो मेरा मार्कर है वो क्या है, ज़्यादा हार्ड है। ठीक, क्योंकि हार्डनेस क्या होता है मेरा, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है स्क्रैच को, तो ये ज़्यादा हार्ड है, और चौक रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कम हार्ड है। यहाँ तक क्लियर है? अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ टफनेस का, तो टफनेस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। क्लियर? इम्पैक्ट लोड मतलब कि अचानक से अगर मैं किसी मटेरियल पे अचानक से लोड लगा रहा हूँ तो वो जो मटेरियल है उस चीज़ का, उस लोड का जो सडन लोड है उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, मटेरियल। अगर वो सडन लोड से मटेरियल टूट गया मतलब वो कम टफ था, और अगर नहीं टूटता है तो क्या है, वो ज़्यादा टफ है, उसका टफनेस ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो गया। टफनेस याद रखना क्या होता है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व क्या होता है। तो याद रखना कि टफनेस अगर मेरे को निकालना है तो क्या होता है, ये एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो मेरा अगला प्रॉपर्टी है क्रिप। देखो क्रिप क्या होता है, हार्डनेस में क्या हो रहा था, हार्डनेस क्या कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था स्क्रैच का, और जो मेरा टफनेस है वो रेजिस्ट कर रहा था इम्पैक्ट लोड का। ठीक है, क्रिप क्या होता है, जो टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट हाई और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। क्लियर? तो मेरा क्रिप क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ क्रिप हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस कैन बी डेवलप्ड। क्लियर? यहाँ तक एग्जाम्पल देख लो, आईसी इंजन और बॉयलर। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो है स्टिफनेस।
इससे पहले मैं आपको हार्डनेस में क्या बताया कि हार्डनेस क्या था मेरा, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, टफनेस था रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड, क्रिप था रेजिस्टेंस टू हाई और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अब स्टिफनेस क्या होता है, देखो, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ लोड, मतलब कि लोड लगाने से जो भी मेरा डिफ्लेक्शन आ रहा है ये क्या होता है, स्टिफनेस। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये भी क्या होगा, स्टिफनेस। स्टिफनेस को अपन के से डिनोट करते हैं, क्या होगा ये, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो, अगर मेरा फोर्स है न्यूटन में तो न्यूटन पर mm, और अगर मेरा फोर्स है किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन पर mm। यहाँ तक क्लियर। तो देखते हैं अब मटेरियल के अगले प्रॉपर्टी को, जो कि क्या है, स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो थोड़ा पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ होता क्या है, फिर इसको समझेंगे। क्या हो रहा है स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस टेकन बाई अ मटेरियल विदाउट फेलियर इज नोन एज स्ट्रेंथ। क्या बोला मैं कि कोई भी मटेरियल फेलियर से पहले जितना ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग बार लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया, दो बार कंसिडर किया हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। दोनों क्या है, मेरा पहला है माइल्ड स्टील और दूसरा है HYSD। अब मेरे को क्या पता है, चलो पहले क्या करते हैं, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सेम मान लेते हैं कि ये मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका लेंथ जो भी है सब कुछ बराबर है। तो A1 इज इक्वल टू A2 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। मैं क्या माना कि इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को क्या पता है, ये है माइल्ड स्टील और ये है HYSD, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू होगा इसके कंपैरिजन कम होगा, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। नहीं भी पता है तो याद रखना कि माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस वैल्यू है वो HYSD से कम होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में HYSD ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या मान के चलता हूँ कि इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू, बस मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि माइल्ड स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और HYSD का मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मैं क्या मान के चला कि ये जो मेरा माइल्ड स्टील है इसका मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, इतना, मतलब कि 350 से ज़्यादा, 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकता, और ये 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस का वैल्यू नहीं कर सकता कैरी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में फोर्स लगाता हूँ, कितना का लगाता हूँ, 350 न्यूटन का, ठीक है। इनिशियली मैं क्या लगाया, 350 न्यूटन का फोर्स लगाया दोनों में, 350 ठीक न्यूटन में। जब मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा 350 न्यूटन का, तो देखो इसमें स्ट्रेस कितना आ जाएगा, मैं क्या बताया था, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। जिसने मेरा स्ट्रेस वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, प्रीवियस में है। क्या होता है ये, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है, 350 न्यूटन का, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ से इसका स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया, 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आएगा, सेम यहाँ भी आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ भी कितना लग रहा है, 350, इसका भी एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसका 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू आई 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसमें स्ट्रेस का वैल्यू आया 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे को क्या पता है कि मेरा माइल्ड स्टील मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, मतलब कि ये क्या कर सकता है, ये जो 350 न्यूटन का लोड है उसको कैरी कर सकता है भी, ठीक है। और सेम ये भी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था स्ट्रेस का, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी कितना आ रहा है, 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये भी 350 न्यूटन का लोड कैरी कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोड को बढ़ा देता हूँ,
350 को मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैं 400 न्यूटन का लोड लगा दिया। सेम यहाँ भी 400 न्यूटन का लोड लगा दिया, ठीक। अब देखो क्या मिलेगा मेरे को, ये स्ट्रेस का वैल्यू फोर्स अपॉन में एरिया करूंगा तो 400 अपॉन में 1 क्या मेरा एरिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ गया 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम यहाँ भी क्या हो गया स्ट्रेस का वैल्यू, इसके लिए भी सिग्मा 2 के लिए भी 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो माइल्ड स्टील के लिए अभी 400 न्यूटन का लोड लगाता हूं तो स्ट्रेस आता है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट मेरे को क्या दिया है क्वेश्चन में, या कंडीशन मेरा क्या है कि मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मतलब कि ये जो मेरा बार है ये 400 न्यूटन का लोड बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाएगा। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सिग्मा 2 का, तो इसमें स्ट्रेस 400 न्यूटन के कारण आता है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू है वो कितना है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये जो मेरा सेकेंड बार है HYSD ये 400 न्यूटन का लोड कैरी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या पता चल गया मेरे को कि जो मेरा माइल्ड स्टील है ये 400 न्यूटन का लोड कैरी नहीं कर पा रहा है। सेम HYSD है ये मेरा 400 न्यूटन का लोड कैरी कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू है वो कितना है 350 और इसके लिए है 500। यही तो पढ़े थे अपन स्ट्रेंथ में, क्या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस टेकन बाय मटेरियल विदाउट फेलियर। तो विदाउट फेलियर तो ये ज़्यादा स्ट्रेस कर पा रहा है ना, ये ज़्यादा स्ट्रेस ले पा रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, पसंद आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और अगर किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है या कुछ और जानना है इस प्रॉपर्टी के बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।